हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। जल्दी से जाके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस अपने। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ क्रायोथेरेपी। ओके, सो सबसे पहले क्रायोथेरेपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एंड पूछा गया कौन से इनमें से इफेक्ट नहीं है। ओके, नॉट द इफेक्ट। तो क्रायोथेरेपी क्या होती है? बेसिकली क्रायोथेरेपी में हम कोई भी कोल्ड या फिर बोल सकते हैं लो टेम्परेचर पर वाटर का यूज करते हैं। ओके, इसमें किसका यूज कर सकते हैं हम? आइस का, आइस पैक या कोल्ड वाटर का भी। ओके, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से इफेक्ट नहीं है ये पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्वेलिंग इन कंट्रोल एंड रिड्यूस मसल स्पेजम, एनेस्थेटिक इफेक्ट टू रिड्यूस पेन, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन द एरिया। तो क्रायोथेरेपी जो है स्वेलिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो ये तो बिल्कुल इसका इफेक्ट होगा। रिड्यूस मसल स्पेजम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। देन एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, रिड्यूस पेन, तो पेन को कम करने के लिए भी हम क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं। देन इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द एरिया, तो ये जो है इंक्रीज की जगह यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज। ओके, सो इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, क्या इसका मैकेनिज्म होता है? जो क्रायोथेरेपी है वो क्या करती है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करती है। ओके, वैसो कंस्ट्रिक्शन मींस जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं वो कोल्ड से या लो टेम्परेचर से क्या होती हैं? श्रिंक होती हैं, मीन्स सिकुड़ती हैं। ओके, जब हमारी ब्लड वेजल्स छोटी हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो जाएगा, ना कि इंक्रीज होगा। इसलिए ये क्या है? नॉट करेक्ट हो जाएगा, या इसका इफेक्ट नहीं है क्रायोथेरेपी का। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्रायोथेरेपी क्या है? एक ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? कोल्ड का। कोल्ड में क्या क्या आ सकता है? आइस आ सकता है, वेरी लो टेम्परेचर है, वाटर का भी यूज कर सकते हैं। किस किस चीजों में हेल्प करता है? पेन को रिलीव करने में, या इन्फ्लेमेशन को कम करने में, और स्वेलिंग को कंट्रोल करने में। ओके, पर्पस क्या होता है क्रायोथेरेपी का? एक्यूट इंजरीज को मैनेज करना, स्प्रेन, स्ट्रेन, ब्रूसिस, इनमें हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? आइस पैक्स का यूज करते हैं। देन रिड्यूस करने में हेल्प करता है पेन को और स्वेलिंग को, और रिकवरी में हेल्प करता है। रिकवरी की प्रोसेस को स्पीड अप करती है थेरेपी। ओके, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है क्रायोथेरेपी के? तो सबसे पहले हमने बात की वैसो कंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेजल्स जो है हमारी क्या होती हैं? नैरो हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। ओके, इससे क्या होता है? उस एरिया में ब्लड फ्लो जो है वो है कम हो जाता है, तो ये क्या करती है? वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करती है। देन डिक्रीज टिश्यू का मेटाबॉलिज्म, तो टिश्यू का मेटाबॉलिज्म वहाँ पे क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है सेलुलर एक्टिविटीज जो है कम हो जाएंगी। ओके, इससे क्या होगा? ये हेल्प करेगा टिश्यूज के डैमेज को ज़्यादा बढ़ने से। ओके, या उसके डैमेज को जो है कंट्रोल करेंगी ये चीज़ें। देन रिड्यूस नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। अब अगर वहाँ पे जो है आइस की वजह से या लो टेम्परेचर की वजह से जो हमारी जो वेजल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा? जो हमारा वेलोसिटी या कंडक्शन है या नर्व जो है वो उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ओके, नर्व्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? ये एक एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, मींस पेन रिलीविंग, एज ए पेन रिलीविंग की तरह हेल्प करेगा। देन रिड्यूस करता है मसल के स्पेजम को, मींस कूलिंग क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल जो टाइट हो रखे हैं उन्हें क्या करता है? रिलैक्स करने में हेल्प करता है, तो ये क्या करेगा? मसल स्पेजम को कम करेगा। डिक्रीज करेगा स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को, ये भी हम बात कर चुके हैं। देन कॉमन मेथड्स क्या हो सकते हैं क्रायोथेरेपी के? आइस पैक, आइस मसाज हो सकता है, कोल्ड वाटर इमर्जन। ओके, आजकल क्रायो स्प्रे भी आने लग गए हैं, कोल्ड एयर थेरेपी, देन होल बॉडी क्रायोथेरेपी चैम्बर। ओके, ये इसके इन इन तरीकों से हम क्रायोथेरेपी ले सकते हैं। देन क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या है? ये भी हम बात कर चुके हैं। इन्फ्लामेशन को कम करता है, सोरनेस को कम करता है। क्रायोथेरेपी इंप्रूव करता है स्किन के अपीयरेंस को, इसके लिए भी हम क्रायोथेरेपी यूज करते हैं। ओके, क्रायोथेरेपी इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर। तो आपको अगर हॉकी के प्लेयर्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसका जो है ऑप्शन वन हमारा दलेल सिंह हो जाएगा, जो हॉकी से रिलेटेड नहीं है। बाकी हमारे जफर इकबाल, परगट सिंह एंड ममता खारव क्या है, ये हॉकी से रिलेटेड देख लेते हैं। जफर इकबाल थे फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन रह चुके हैं, कब, 1980 के ओलंपिक गेम्स हैं, जब हमारी इंडियन हॉकी टीम जो थी वो गोल्ड मेडलिस्ट थी उस टाइम पे। देन परगट सिंह जो है वो भी इंडियन हॉकी प्लेयर, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और स्ट्रॉन्ग डिफेंडर थे ये। ममता खारव क्या है, इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंडिया ने गोल्ड जीता है तो उसमें ये कैप्टनिंग कर रही थी टीम की। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सीलरेशन रन। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन रन क्या है, एक मेथड है स्पीड को इम्प्रूव करने का। ओके, सो इनमें से कौन से इसके बारे में सही जो ऑप्शन नहीं है वो हमें निकालना है। सो फर्स्ट हमारा होने वाला है, स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम वन रेपिटेशन टू द नेक्स्ट। मीन्स ये कह रहा है कि स्पीड जो है एक रेपिटेशन में हमारी जो होगी उसके बाद हम सेकंड रेपिटेशन में स्पीड बढ़ाएंगे। मीन्स अगर मान लो पहले रेपिटेशन में कोई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो पूरे फर्स्ट रेपिटेशन जो है वो सेम स्पीड से कवर करेगा। देन सेकंड जो है वो किससे करेगा, उसके बाद 15-20 जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। तो फर्स्ट रेपिटेशन के बाद दूसरे रेपिटेशन में स्पीड बढ़ेगी, जो कि इसमें बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि नॉट करेक्ट जो है ये नहीं होगा इसमें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है, एक्सीलरेशन रन में एक ही रेपिटेशन में हम स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे हम लो स्पीड से स्टार्ट करते हैं, पहले ही रेपिटेशन में लो से स्टार्ट करते हैं और उसी में हम स्पीड अप करते हैं। ओके, सो हम दूसरे जो रेपिटेशन है उसका वेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें जो है इंक्रीज करेंगे। इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन दे रखा है, एथलीट बिगिन एट लोअर स्पीड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लो स्पीड पे स्टार्ट होगा, एक्सीलरेट अंटिल ही रीचेस हाईएस्ट स्पीड। तो उसी सेम रेपिटेशन में जब तक वो अपने हाईएस्ट स्पीड पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक एक्सीलरेट करेगा। और इसमें एक्सीलरेशन रन में डिस्टेंस कितनी होती है, अप्रोक्स 70 to 80 मीटर्स का एक रेपिटेशन होता है हमारा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। देन देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक स्पीड डेवलपमेंट का मेथड है। ओके, इसमें क्या करता है, एथलीट स्लो या मॉडरेट पेस पे स्टार्ट करता है और कब तक इंक्रीज करता है अपनी स्पीड को, जब तक वो है अपनी मैक्सिमल वेलोसिटी पे पहुंच ना जाए। अब इसका पर्पस क्या है, एक्सप्लोजिव स्पीड या पावरफुल टेक ऑफ इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना कोऑर्डिनेशन या रनिंग मैकेनिज्म को। ओके, यानी कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि स्लो जॉगिंग या स्लो पेस पे स्टार्ट करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा अपनी स्पीड को हर मीटर पे। ओके, ये सिर्फ एक रेपिटेशन में हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे रेपिटेशन में ये सारी चीजें होंगी, इसीलिए वो ऑप्शन गलत हुआ था। पहले एक ही रेपिटेशन में हर बार ये चीज करनी है उसे बार बार। देन इसमें जब तक मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक अपने मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंचेगा एथलीट, तब तक स्टॉप नहीं करेगा और कितने मीटर पे पहुंचेगा, 70 से 80 मीटर पे। ओके, फिर उसके बाद स्लो डाउन करना है उसे अपनी स्पीड को आफ्टर फिनिशिंग। इसमें टिपिकल डिस्टेंस हम बात कर चुके हैं, 70, 80, 60 से 80 मीटर बोल सकते हैं। ओके, रिपीटेशन कितने लगाने हैं, 4 से 6 रिपीटेशन रख सकते हैं इसके। हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन है रेसलिंग से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ रेसलिंग अरीना की डायमेंशंस पूछी हमसे। ओके, तो रेसलिंग का आपने देखा होगा अरीना तो एक सर्कुलर टाइप होता है, तो उसमें इसीलिए क्या सेंट्रल रेसलिंग अरीना पूछा है, उन्हीं को नाम दिया हुआ है। एक पेसिविटी जोन होता है कि उसमें जाएगा तो पेसिविटी मिल जाएगी एथलीट को। ओके, सो कितना होने वाला है, जो हमारा सेंट्रल रेसलिंग अरीना होता है वो 7 मीटर का होता है जिसका डायमीटर, एंड पेसिविटी जोन कितने का होता है, 1 मीटर का। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं ये चीज। ओके, ये आप देख सकते हो सेंट्रल रेसलिंग, ये ब्लू वाला जो आप देख पा रहे हो ये हमारा 7 मीटर का है, और ये पैसिविटी जोन 1 मीटर का ऑरेंज वाला। देन बाहर प्रोटेक्शन एरिया होता है वो 1.5 से 2 मीटर वेरी करता है। ओके, 1.5 मीटर 2 मीटर कितना भी रख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सेंट्रल रेसलिंग अरीना जो है जिसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर, पेसिविटी जोन है प्रोटेक्शन एरिया 1 मीटर, देन आउटर सेफ्टी जोन कितना होता है 1 से 2 मीटर, 1.5 2 जितना भी हो सकता है। ओके, अब अगर रेसलिंग की कुछ हिस्ट्री की बात कर लें, इसके फेडरेशंस की बात कर लें, तो रेसलिंग जो है फर्स्ट टाइम ओलंपिक में कब आया, तो जो हमारे 1896 थे ओलंपिक्स थे, कहाँ पे हुए थे, हमारे ग्रीस में।
तो यहीं से ही पहली बार से स्टार्ट हुआ था हमारा रेसलिंग। अगर हम रेसलिंग की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ओके, ये कब स्टेबलाइज हुई है, 1912 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ओके, अगर हम बात करें इंडियन फेडरेशन की तो वो कौन सी है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब स्टेबलाइज हुई है, 1952। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और 1952 में और क्या हुआ था, जो इंडिया का जो पहला इंडिविजुअल मेडल जो आया था वो भी रेसलिंग के ही प्लेयर थे, केडी जादव। उनका ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था पहली बार, पहला इंडिविजुअल मेडल था इंडिया का ओलंपिक्स में। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको मैंने डायमेंशंस बता दें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेडरेशंस के बारे में था, तो ये रेसलिंग का होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट करती है स्टेट ऑफ इंटरवल टेंशन एंड अराउजल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव। तो ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो अगर हम एक थ्योरी की बात करें, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ओके, उसी का ये स्टेटमेंट है, और किसने दी थी, क्लार्क हल ने। ओके, 1943 में क्लार्क हल ने। इसमें होता क्या है, जैसे बॉडी होम्योस्टेसिस मींस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, या बॉडी बैलेंस की स्टेट में है। ओके, बोल सकते हैं बॉडी बैलेंस में है, मींस बॉडी को अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर एकदम से बॉडी के अंदर एक ड्राइव आती है, मींस बॉडी को कुछ नीड महसूस हुई। ओके, बॉडी को नीड हुई कि मुझे कुछ खाना है, तो क्या हुआ, और अगर ये जो नीड है ये कंप्लीट नहीं होती, तो इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अनसेटिस्फाइड नीड। ओके, ये अनसेटिस्फाइड नीड क्या क्रिएट करेगी, एक अराउजल क्रिएट करेगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ड्राइव। ओके, अनसेटिस्फाइड नीड क्या क्रिएट करेगी, एक अराउजल क्रिएट करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव। अब इसको फुलफिल करने के लिए क्या करे, एक मोटिवेशन या अराउजल बॉडी के अंदर आएगा और उसे फुलफिल करेगा इंडिविजुअल, कि जो चीज़ उसे खानी थी वो उसने ले ली, और ये क्या है, जो अनसेटिस्फाइड नीड थी ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मीन जो ड्राइव थी वो रिड्यूस हो गई। ओके, ड्राइव जो है इसमें क्या हो रही है, रिड्यूस, इसलिए इसका नाम क्या है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये मैंने पूरी आपको समझा दी, इसके तीन मेन कंपोनेंट थे, ड्राइव, मोटिवेशन, रिडक्शन ऑफ ड्राइव। ओके, पहले कोई ड्राइव क्रिएट हुई, इंटरनल टेंशन हुई बॉडी के अंदर, कुछ भी जो भी नीड हुई वो हुई, उसके बाद एक मोटिवेशन आया उसको कंप्लीट करने के लिए, और जब उसको कंप्लीट कर लिया तो ये ड्राइव जो है रिड्यूस हो गई, इसी को क्या बोले, रिडक्शन ऑफ ड्राइव। इसमें दो, जो टाइप्स ऑफ ड्राइव की बात करें तो दो मेन टाइप के ड्राइव होते हैं, प्राइमरी ड्राइव जिसको बायोलॉजिकल ड्राइव बोलते हैं, देन सेकेंडरी ड्राइव को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ड्राइव। तो जो प्राइमरी ड्राइव है वो नॉन एक्वायर्ड होता है, मीन्स ये क्या होता है, नेचुरल होता है। ओके, नेचुरल बोल सकते हैं, इनेट होते हैं ये ड्राइव्स। ओके, ये जरूरी होती हैं सर्वाइवल के लिए। ओके, ये अराइज क्यों होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से, जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उनकी वजह से जो ड्राइव क्रिएट होती हैं। ओके, जो हमारे डे टू डे नीड्स हैं या जिनके बिना इंडिविजुअल नहीं रह सकता, उनको क्या होते हैं, प्राइमरी ड्राइव। ये नॉन एक्वायर्ड होती हैं, मीन्स ये नेचुरल होती हैं। ओके, कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन। देन अगर सेकेंडरी ड्राइव की बात करें तो ये एक्वायर्ड ड्राइव होती हैं, या लर्न बोल सकते हैं, ये सीखी जाती हैं। ओके, एक्वायर्ड या लर्न, ये एक्सपीरियंस जो सोशल कंडीशन से रह के सीखते हैं हम। ओके, जैसे एग्जांपल मनी, अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर। तो ये सोसाइटी में रह के हम सोचते हैं कि मुझे मेरे पास ये चीज़ें हो, मेरे पास पावर हो, मेरा उससे अच्छे एफिलिएशन हो, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए किस में आएंगी, सेकेंडरी ड्राइव में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हॉकी। तो हॉकी के बारे में पूछा हुआ, तो अपना हॉकी के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बता पाएंगे। देन फर्स्ट ऑप्शन 2 मिनट ब्रेक आफ्टर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। तो पहले और, तो हॉकी में आपको पता होनी चाहिए 4 क्वार्टर्स में होता है हमारा हॉकी के, जो पूरा कंप्लीट होता है गेम। तो इसमें पूछा गया फर्स्ट एंड, इसमें स्टेटमेंट है पहला कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है। देन ग्रीन कार्ड होता है टेम्पररी सस्पेंड के लिए, प्लेयर को 5 मिनट के लिए।
ओके। रेड कार्ड परमानेंटली सस्पेंड के लिए होता है, तो बिल्कुल सही बात है। मैच ड्यूरेशन 60 मिनट की होती है, ये भी सही है, जो कि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होती है, ये भी सही होना है। तो यहाँ पे गलत क्या है, जो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पे 5 मिनट की जगह कितने मिनट के लिए सस्पेंड होता है प्लेयर, 2 मिनट्स के लिए। ओके, तो इनकरेक्ट जो है या नॉट करेक्ट अबाउट हॉकी कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा। तो हॉकी के मैच की ड्यूरेशन कितनी होती है, 60 मिनट। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है, और जो हाफ टाइम होता है वो कितना होता है हमारा, 10 से 15 मिनट का। ग्रीन कार्ड होता है जिसमें 2 मिनट का सस्पेंशन होता है, येलो कार्ड में 5 से 10 मिनट का सस्पेंशन होता है, और रेड कार्ड में प्लेयर जो परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। अगर हॉकी की डायमेंशंस की बात करें तो जो लेंथ और विड्थ होती है, जो हॉकी की लेंथ होती है वो होती है 91.40 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करें वहीं पे तो होती है 55 मीटर। ओके, अगर यार्ड्स में बात करें तो ये 100 यार्ड्स, और इसको बोल सकते हैं 60 यार्ड्स। ओके, गोल पोस्ट की बात करें तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है 2.14 मीटर, एंड जो गोल पोस्ट की हाइट जो होती है वो 2.14 मीटर होती है। ओके, तो जो हमारी हाइट एंड विड्थ कितनी होती है, इसकी चौड़ाई 3.66। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइट और ये चौड़ाई कितनी है, 3.66। ओके, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर बात करें तो इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं प्लेइंग में, एंड 5 सब्सटीट्यूट, ये प्लेइंग में, और 5 सब्सटीट्यूट होते हैं। ओके, अगर हम हॉकी की फेडरेशंस की बात करें, अगर हम ओलंपिक की बात करें तो पहली बार हॉकी मेंस जो है वो कब आया, 1908 में, और वुमेन्स जो 1980 में। ओके, अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को तो उसको FIH मीन्स फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, ये कब आई, ये आई 7 जनवरी 1924। ओके, और हॉकी इंडिया की बात करें, जो इंडियन फेडरेशन है वो कब स्टेबलाइज हुई है, 2009 में। ओके, क्योंकि इससे पहले वाली जो फेडरेशन थी वो क्या हो गई थी, डिसबैंड की गई थी वो 2008 में। उसके बाद हॉकी इंडिया जो है स्टेबलाइज की गई 2009 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंडक्टेड ऑन द डे 1 ऑफ डेकाथलन। तो डेकाथलन के पहले दिन में कौन सा इवेंट इनमें से नहीं होता है, तो जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो जो है पहले दिन नहीं होता है। अगर हम बात करें डेकाथलन और हेप्टाथलन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेकाथलन में कितने इवेंट होते हैं, 10 इवेंट्स। ये किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है। हेप्टाथलन की बात करें तो यहाँ पे 7 इवेंट होने वाले हैं हमारे, ये किसके लिए होता है, वुमेन्स के लिए। ओके, तो 2-2 दिन में होते हैं दोनों, 2 दिन में डेकाथलन होता है, 2 दिन में हेप्टाथलन। ओके, तो इनका प्रॉपर सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ये गेम होते हैं। जैसे डे 1 पे कौन कौन से इवेंट होंगे, तो 100 मीटर से स्टार्ट होता है, देन LSH। ओके, ये L मीन्स लॉन्ग जंप होता है, फिर शॉर्ट पुट, देन हाई जंप, और लास्ट में होता है पहले दिन के लास्ट में 400 मीटर। देन सेकंड डे जब स्टार्ट होता है 110 मीटर हर्डल्स के साथ होता है। देन DPJ, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जेवलिन थ्रो जो है सेकंड डे पे होता है, ना कि फर्स्ट डे। देन लास्ट होता है जो मेंस का जो इवेंट है 1500 मीटर के साथ। वहीं पे अगर वुमेन्स की बात करें हेप्टाथलॉन की, तो स्टार्ट होता है 100 मीटर हर्डल्स के साथ, देन हाई जंप, शॉर्ट पुट, और लास्ट में 200 मीटर। डे 2 स्टार्ट होता है लॉन्ग जंप के साथ, देन जेवलिन थ्रो, लास्ट इवेंट जो होता है इसमें 800 मीटर। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे जो एल्कोहल के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया। तो एल्कोहल क्या करता है, एक्सिजरेट करता है, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट, एक्सरसाइज, वार्म एनवायरनमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। जो देन केमिकली इट इज एथाइल एल्कोहल। तो इस एल्कोहल का जो केमिकल नेम है वो क्या, एथाइल एल्कोहल, या क्या बोल सकते हैं इसे, इथेनॉल। ओके, इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देन फोर्थ ऑप्शन, एल्कोहल प्रोवाइड्स 70 किलोकैल ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस। वैसे तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो एल्कोहल प्रोवाइड करता है वो 70 कैलोरी नहीं, यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग है, ये 7 किलोकैल प्रोवाइड करता है।
ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो अल्कोहल जो है कोई भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म नहीं है। देन बात करें इसके अल्कोहल के फैक्ट्स के बारे में, तो अल्कोहल जो बेवरेजेस के रूप में हम कंज्यूम करते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका केमिकल नेम क्या है, एथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एनर्जी कंटेंट 7 किलो कैल पर ग्राम प्रोवाइड करता है, और अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन को इंक्रीज करता है। ओके, स्पेशली कौन से एनवायरनमेंट में, वार्म एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या होता है, कौन रिलीज करता है, ये एडीएच बोलते हैं इसे। रिलीज कौन करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, क्या करता है, वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन में। ओके, जब ये हार्मोन जो है इनहिबिट हो जाएगा, मींस इसका जो है प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन ज्यादा होने लगेगा, वाटर रिटेन नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर। ओके, तो और देन लास्ट हमारा अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट। तो अल्कोहल कोई भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म नहीं है, ये का एक सेपरेट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर इसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं रखा जाता है। ओके, देन आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, एक डेफिनेशन दी हुई है हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है, जो डेफिनेशन दी है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, हेल्थ एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग सच ए क्वालिटी ऑफ लाइफ एज में एनेबल एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट, लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, प्रेसिडेंट कमेटी ऑन हेल्थ एजुकेशन न्यूयॉर्क 1973। ओके, तो पहला आंसर जो है हमारा, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।